नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अब ज़रा सोचिए, 80 साल की एक महिला एक विल बनाती है। जब वो विल बनाती हैं तो कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं होता और उसके सिर्फ 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या ये विल ऑटोमेटिकली सस्पिशियस या संदेहास्पद हो जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है? ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चूँकि एक मेरे फ्रेंड ने पूछा मुझसे कि क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी ओल्ड एज व्यक्ति के लिए जब विल बनाता हो तो डॉक्टर मौजूद हो वहाँ मेडिकल फिटनेस देने के लिए। तो मैं आज इस मुद्दे पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ज़्यादा उम्र में विल बनाने वाले व्यक्ति का और डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होने का विल के वैलिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और इंटरेस्टिंग है कि इस केस में जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, नीचे की तीनों कोर्टों ने ये कह दिया कि विल प्रूव नहीं हुआ, विल सस्पिशियस है। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तीनों ने ये कह दिया विल प्रूव नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को एनालाइज करके जो कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए उस व्यक्ति के लिए जो विल से संबंधित जानकारी रखता है या उससे संबंधित किसी मुकदमे का हिस्सा है या वो एज एन एडवोकेट विल के केसेस को करता है। इस पे जिक्र करने जा रहा हूँ बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डी शेंदे वर्सेस ताराबाई आबा सेदागे। ये 2002 का जजमेंट है और इस केस के फैक्ट्स को समझिए कि एक 80 साल की लेडी होती हैं जिनका नाम होता है भागूबाई और वो एक विल बनाती हैं अपने बहन की बेटी के फेवर में जिसका नाम होता है चिंगूबाई। जो मुश्किल चीज़ थी इस विल में कि सिर्फ 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो उस प्रॉपर्टी को भाग चिंगूबाई बेच देती है और जो व्यक्ति खरीदता है उसके पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा होता है कोई, तो वो केस फाइल करता है कोर्ट में उस विल की बेसिस पर अपने मलकियत का डिक्लेरेशन के लिए और इंजंक्शन के लिए कि उसके पोजीशन को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो डिफेंडेंट होता है वो कोई और नहीं, उसका एक टीनेंट होता है जो भागोबाई के समय से उस प्रॉपर्टी में है और उसके और भी लिटिगेशन चल रहे होते हैं। वो ये कहता है कि भागोबाई ने वो प्रॉपर्टी उसको ओरल गिफ्ट से दे दिया और पिछले कई सालों से वो पोजीशन में है, इसलिए एडवर्स पोजीशन से भी उसका राइट कंफर्म हो गया। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि भागोबाई के टाइटल को कोई डिस्प्यूट नहीं किया जा रहा था। दूसरी बात कि जो सेल डीड की बेसिस पर प्लेंटिफ और बायर गया था मुकदमे में उसके भी टाइटल को उसके भी डॉक्यूमेंट को प्रूव माना गया और डिफेंडेंट अपने किसी टाइटल को प्रूव भी नहीं कर पाया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया ये कहते हुए कि विल प्रूव नहीं हुआ। वो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट जाता है, उसको अफर्म कर दिया जाता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट भी नहीं सुनती है उसकी बात। तीनों कोर्ट ये कहते हैं कि विल प्रूव नहीं हुआ, मुकदमा फाइल किया गया है, उसको खारिज कर देते हैं। हाई कोर्ट की जो रीजनिंग थी वो बेसिकली वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस पे थी। अभी मैं जो ये डील कर रहा हूँ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को, चूँकि मैंने पिछले वीडियो बनाए थे उसमें बहुत सारे सवाल भी आए, तो मुझे लगा कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एक ऐसा इशू है विल में जिसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर। यहाँ हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, पहला तो साल की उम्र थी जिसने विल एग्जीक्यूट किया, दूसरा कि उसका मेडिकल फिटनेस भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्टर की गवाही नहीं हुई है, तीसरा विल के एग्जीक्यूट करने के 2 साल के बाद ही उसकी 2 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो गई है, चौथा कि जो इस केस में सब रजिस्ट्रार घर आया था विल एग्जीक्यूट कराने के लिए और रजिस्ट्रेशन के पर्पज से, ना कि जो एग्जीक्यूटेंट है वो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर गई थी, उसको भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस माना। पांचवा कि जो बेनिफिशियरी है उसने भी कोर्ट में आके डिपोज नहीं किया विटनेस के तौर पे, और जो अटेस्टिंग विटनेस इसमें दोनों थे वो बेनिफिशियरी के का जो बेटा है उसके दोनों दोस्त थे। हालांकि उसका बेटा कोर्ट आके डिपोज किया विटनेस के तौर पे। तो इन सब को क्युमुलेटिव इफेक्ट देखते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है और विल को जेन्युइन नहीं माना जा सकता, इसलिए कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट इसको एनालाइज करती है चीज़ों को और बहुत ही बढ़िया जजमेंट पास करती है जो इस तरह से रिलेटेड सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस संदेहात्मक परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से डील करता है। सबसे पहला जो कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी एविडेंस को पहले से ही सस्पिशियस समझ के नहीं देखा जाना चाहिए, उसका रियल सस्पिशियस होना ज़रूरी है और ये किसी भी डाउटिंग माइंड की उपज नहीं होनी चाहिए, वो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से जेन्युइनली निकल के आना चाहिए, दूसरी पार्टी के प्लीडिंग से निकल के आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था कि क्या जो बिल है वो प्रॉपरली प्रूव हुआ है और जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का जिक्र हाई कोर्ट ने किया है क्या वो रियल सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और लॉ को एक्सप्लेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विल को लेकर और उसको प्रूव करने को लेकर लॉ है बड़ा क्लियर है, उसके अटेस्टेशन को लेकर जो प्रोविजन सेक्शन 63 इंडियन सेक्शन एक्ट में दिए गए हैं उसको फॉलो होना चाहिए और विल को कोर्ट में प्रूव करने का जो प्रोविजन एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 में है उसके अनुसार वो विल का डिपोजिशन प्रूव होना चाहिए, विटनेस आके कोर्ट में डिपोज करे। और किसी भी प्रूफ को जो जेन्युइनली अटेस्टिंग विटनेस और दूसरे विटनेसेस ने प्रूफ जो एविडेंस मिलाए हैं उसको केवल इसलिए डिमोलिश नहीं किया जा सकता कि वो सस्पिशियस दिख रहा है, और सस्पिशियस का भी प्रूफ होना चाहिए कि वो सस्पिशियस फैक्ट को सब्सटेंशिएट करे। केवल अटकलबाजी से आप एविडेंस को डिनाई नहीं कर सकते। अगर जेन्युइन सस्पिशन है तो कोर्ट की ये जिम्मेवारी है कि वो डीपर स्क्रूटनी करे चीज़ों को, जो सस्पिशन को फेस वैल्यू पे लेकर अपने डिसीजन ना दे, डीपर स्क्रूटनी करे और केवल शक के आधार पे विल के जेन्युइननेस को डिनाई ना करे, विल को रिजेक्ट ना करे। सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस से जो बात निकल के आई, पहला, क्या 2 दिन के बाद डेथ हो जाना विल एग्जीक्यूटर का अपने आप में सस्पिशियस है? कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं है। उसमें ये देखा जाता है कि 2 दिन पहले भी अगर उसने किया है तो क्या वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड में थी, वो समझ रही थी कि वो क्या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। अगर वो चीज़ है तो केवल 2 दिन के बाद डेथ होना अपने आप में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को जन्म नहीं देता। दूसरा कि क्या डॉक्टर का मौजूद नहीं होना अपने आप में सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है। तो कोर्ट ने कहा कि कहीं भी लॉ में ये जिक्र नहीं है कि डॉक्टर का मौजूद होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटनेस का। वो अटेस्टिंग विटनेस के फिटनेस से के डिपोजिशन से निकल के अगर आ रहा है तो उसको माना जा सकता है। तीसरा, क्या सब रजिस्ट्रार का घर पे आना अपने आप में सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है? तो कोर्ट ने कहा कि ये लॉ में प्रोविज़न है और ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकता है, और यहाँ अगर सब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है ऑफिशियल कैपेसिटी में जो टेस्टामेंट कर रहा है, जो विल एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके सिचुएशन को लेकर, तो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर सकता है और ये अपने आप में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो विटनेसेस अटेस्टिंग विटनेसेस थे विल में वो बेनिफिशियरी के बेटे के क्लासमेट थे। तो कोर्ट ने कहा कि ये अपने आप में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि कोई नोन ही विटनेस बनता है। तो यहाँ भी किसी नोन का होना, हाँ, अगर उसके विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो उसके डिपोजिशन को सस्पिशियस बना रही है तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। महज ये फैक्ट कि जो अटेस्टिंग विटनेस है वो नोन है बेनिफिशियरी का या उसके बेटे का, जबकि उसका बेटा विटनेस बॉक्स में आके डिपोजिशन किया और उसके डिपोजिशन से भी कोई ऐसी चीज़ें निकल के नहीं आ रही जिससे कहीं सस्पिशन क्रिएट हो। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था इसमें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डीपर एनालिसिस किया कि डिफेंडेंट कौन है। जो डिफेंडेंट है वो एक टीनेंट है, उसके पहले भी लिटिगेशन चल रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कोर्ट ने डील किया कि जिसके पहले डिफेंडेंट ने एक केस किया था और उसमें जो छग्गूबाई थी वो डिफेंडेंट थी और वहाँ पे विल को लेकर आई थी और विल को प्रूव किया था और कोर्ट ने उस विल को एक्सेप्ट करके फैसला दिया था। तो एक बार एक विल के प्रोविज़न, लॉ के प्रोविज़न के तहत अगर इस्टेब्लिश हो गया है तो वो एक बड़ा रेलिवेंट एस्पेक्ट हो सकता है, होता है कंसिडर करने के लिए। और वो जजमेंट फिर चैलेंज हुआ था लेकिन वहाँ भी डिसमिस हुआ, तो वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका था जो पहले मुकदमे का था, जो डिफेंडेंट और छग्गूबाई के बीच में था, जिसके फेवर में बिल था।
तो हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको रेस, जो पहले के जजमेंट को रेस जुडिकाटा के एंगल से नहीं देख सकते, लेकिन वो एक इशू डिसाइड हुआ है, तो उस इशू, अगर वो रेलिवेंट इशू है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और जो भी प्रीवियस जजमेंट होते हैं उसके रेलिवेंसी को लेकर जो लॉ में प्रोविज़न है एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 11, सेक्शन 13 और सेक्शन 35, इसके बैकग्राउंड में कोर्ट ने कहा कि हम अगर पहले वाले जजमेंट में जहां विल को जेन्युइन डिक्लेयर कर गया है उसको इग्नोर करके हम सीरियस लॉ कमिट किया, हाई कोर्ट ने उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको रेलिवेंसी में कंसिडर किया जाना चाहिए था। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया इस केस में। तो सबसे पहला तो उसने नीचे की तीनों कोर्टों को के जो डिसीजन थे जिसमें विल को प्रूव नहीं माना गया था उसको सेटिसाइड किया और कहा कि विल वैलिड है, वैलिडली प्रूव है, ड्यूली अटेस्टेड है और इससे जो प्रॉपर्टी विल की बेसिस पर बेचा गया है और जिसके फेवर में बेचा गया है वो बायर जेन्युइन है, उससे उसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है और उसका ऑनरशिप उसको डिक्लेरेशन के सूट को अलाउ किया, पोजीशन रिकवर करने का राइट दिया। तो इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में जो कुछ टेक अवे है हम लीगल स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहला कि केवल डेथ के बिल एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद अगर डेथ हो जाता है तो वो अपने आप में सस्पिशियस नहीं है, डॉक्टर की मौजूदगी मैंडेटरी नहीं है, सस्पिशन केवल सस्पिशन किसी प्रूफ को डिफीट नहीं कर सकता। कोर्ट को रियल एविडेंस देखना चाहिए, ना कि सस्पिशियस होकर एविडेंस को देखना चाहिए। एविडेंस देखकर सस्पिशन तक पहुंचना एक अलग बात है, सस्पिशियस होकर एविडेंस को देखना दूसरी बात है। तो यहाँ कोर्ट अपने कंसाइंस को जब सेटिस्फाई करती है विल के केस में तो उसे एविडेंस को देखना चाहिए पहले, ना कि पहले सस्पिशियस माइंड होकर देखना चाहिए। अब तो दोस्तों, अगर अगली बार कोई कहे कि विल सस्पिशियस है या नहीं है तो आप ये नहीं मानिए, पहले बोलिए एविडेंस कहाँ है, उस सस्पिशन का एविडेंस कहाँ है। और जब भी कोर्ट में आप आर्ग्यू करें या कोर्ट की पैरवी करें या अगर आपके विल से रिलेटेड आपका मुकदमा है तो आप अपने एविडेंस को दीजिए और इन सिंपल तरीके के लीगल कंसेप्ट को दिमाग में रखिए। और ऐसे ही लीगल कंसेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे इन वीडियोज़ पे बने रहें। आज के सफ़र में इतना ही, अगले सफ़र में फिर किसी इम्पॉर्टेंट कॉमन एस्पेक्ट पर आपसे चर्चा करेंगे। अगर कोई इशू है जो इस डिस्कशन से रिलेटेड है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के ज़रिए। और अगर वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।